कक्षा 12 के सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून बच्चों। हमारी किताब चल रही थी, न्यू बुक चल रही थी स्वतंत्र भारत में राजनीति बच्चों, और इसका हमने पहला पार्ट पढ़ा था राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इस पहले पार्ट का बच्चों हमने एक पार्ट पढ़ लिया। आज हम इस पहले पार्ट का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में जो हमारा टॉपिक है वो होगा महात्मा गांधी की शहादत। दूसरा जो पार्ट होगा बच्चों हमारा, उसका जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा बच्चों महात्मा गांधी की शहादत। ध्यान रखना, पार्ट नंबर जो 1 है हमारा, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसका आज हम पार्ट नंबर क्या पढ़ेंगे बच्चों? पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। और पहला ही जो बिंदु होगा आज का हमारा वो क्या है? महात्मा गांधी की शहादत। पहला ही बिंदु क्या है बच्चों हमारा? महात्मा गांधी की शहादत। सभी बच्चों को दिख रहा है ना? ये सभी बच्चों को दिख रहा है ना? अब देखो, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हमारा आज का टॉपिक है महात्मा गांधी की शहादत। टॉपिक है बच्चों हमारा महात्मा गांधी की शहादत। अब ये जो पैराग्राफ दे रखा है ना, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना। कॉपी में क्या नहीं करना है? इसको आपको लिखना नहीं है, बस आपको इसको समझना है। उसके बाद हम इसमें से जितने भी क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं परीक्षा में आने के लिए, उनको हम क्या करेंगे? देखेंगे। तो महात्मा गांधी ने, ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947, और इस डेट का पता चल गया होगा, इस दिन हमारा देश क्या हुआ था बच्चों? आजाद हुआ था, यानी स्वतंत्र हुआ था। तो इस दिन आजादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। ध्यान रखना बच्चों, 15 अगस्त 1947 के दिन महात्मा गांधी ने आजादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। वे कहां पर थे? कोलकाता। वे कहां पर थे? कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में, किनके बीच में बच्चों? हिंदू और मुसलमानों के बीच में भयंकर दंगे हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन पर गहरी चोट लगी थी। उन्हें लगा कि अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे थे, वे इस कठिन घड़ी में लोगों को एकजुट करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। ये था इसका पहला पार्ट, पहला भाग। उसके बाद देखो आगे, गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता क्या कर दे? छोड़ दे। कोलकाता में गांधी जी की मौजूदगी से हालात काफी हद तक सुधर गए। आजादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जुलूस से मनाया। लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गांधी जी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग क्या थे बच्चों? जुड़ते थे। तो ये जो आपको कॉपी में इसको नहीं लिखना, इसके बाद जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, तो उसको आपको कॉपी में क्या करना है बच्चों? लिखना है। आगे देखो बच्चों, हालांकि यह स्थिति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर क्या हो गए बच्चों? भड़क उठे, और गांधी जी अमन कायम करने के लिए कहां पर बैठ गए बच्चों? उपवास पर बैठ गए। कहां पर बैठ गए बच्चों? उपवास पर बैठ गए, यानी गांधी जी ने भूख हड़ताल क्या कर दी? शुरू कर दी। उसके बाद देखो अगला पैराग्राफ, अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे। कहां पहुंचे बच्चों? कोलकाता से गांधी जी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हिंसा का मतलब तो लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद जिसको हम बोलते हैं। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। वे भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी क्या थे बच्चों? चिंतित थे। उन्हें लगता था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? महात्मा गांधी की शहादत। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ इसमें, इन सभी बातों को सोचकर उन्होंने जनवरी 1948 में एक बार फिर क्या किया बच्चों? महात्मा गांधी ने इन सभी बातों को सोचकर जनवरी 1948 में एक बार फिर से उपवास क्या कर दिया बच्चों? शुरू कर दिया। यह उनका अंतिम क्या था बच्चों? उपवास था। कोलकाता की ही तरह दिल्ली में भी उनके उपवास का जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के मुसलमान सुरक्षित होकर अपने घरों में लौटे। भारत सरकार पाकिस्तान को उसका दे धन चुकाने पर क्या हो गई बच्चों? राजी हो गई। उसके बाद देखो आगे, गांधी जी के कार्यों से हर कोई खुश नहीं था। हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी पर दोष मंड रहे थे। इसके बावजूद गांधी जी ने सुरक्षा प्राप्त करने से मना कर दिया।
और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलने जुलने की परंपरा को क्या करा बच्चों, जारी रखा। उसके बाद देखो 30 जनवरी 1948 आया। अब याद कर लेना 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की शाम की प्रार्थना के समय एक हिंदू अतिवादी था जिसका नाम था नाथूराम विनायक गोडसे। जिसका नाम क्या था बच्चों, नाथूराम विनायक गोडसे था। उनके पास पहुंचा, किसके पास पहुंच गया बच्चों, महात्मा गांधी के पास पहुंच गया। उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई। कितनी गोलियां चलाई बच्चों, 3 गोलियां चलाई और गांधी जी की क्या हो गई बच्चों, मृत्यु हो गई। तो आपसे गांधी जी की मृत्यु की डेट पूछ सकता है, तो 30 जनवरी 1948। इस प्रकार न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक महान आत्मा का क्या हो गया बच्चों, देहावसान हो गया। क्या हो गया बच्चों, देहावसान हो गया, यानी कि महात्मा गांधी क्या हो गए बच्चों, शहीद हो गए। तो ये महात्मा गांधी की क्या थी बच्चों, शहादत थी। अब देखो जो क्वेश्चन बन रहे वो मैं बताता हूं आपको कि गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को क्या किया, तो बिल्कुल सिंपल है। गांधी जी ने स्वतंत्रता दिवस के जश्न में भाग नहीं लिया। पहली बात, वे कोलकाता में सांप्रदायिक दंगों को रोकने और हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में क्या थे बच्चों, लगे हुए थे। कौन लगा हुआ था, महात्मा गांधी लगे हुए थे। उसके बाद देखो गांधी जी के प्रमुख अगर सिद्धांत की हम लोग बात करें तो अहिंसा, सत्याग्रह, सांप्रदायिक सद्भाव, समानता, सहिष्णुता और न्याय, ये गांधी जी द्वारा दिए गए प्रमुख क्या बच्चों, सिद्धांत है। हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमको अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के मार्ग पर चलना, सांप्रदायिक सद्भाव से रहना, शांतिपूर्ण तरीके से रहना, समानता, सहिष्णुता और न्याय, ये गांधी जी द्वारा दिए गए कहते बच्चों सिद्धांत है। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या पूछा कि गांधी जी ने उपवास क्यों किया, तो ध्यान रखना बच्चों, हिंदू मुस्लिम दंगों और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने तथा अमन और भाईचारा स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या किया बच्चों, गांधी जी ने उपवास किया था। तो ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, पर आप फिर भी याद कर लेना कि हिंदू मुस्लिम दंगों और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और अमन और भाईचारा स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या किया बच्चों, उपवास किया। उसके बाद चौथा देखो जनवरी 1948 का उपवास, गांधी जी ने जनवरी 1948 में फिर क्या किया बच्चों, उपवास किया। और 1948 में गांधी जी ने दिल्ली में अंतिम उपवास किया। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव कम करना था और मुसलमानों की सुरक्षा और समान नागरिक अधिकार को क्या करना था बच्चों, सुनिश्चित करना था। उसके बाद देखो अंतिम उपवास का प्रभाव क्या हुआ गांधी जी का, तो गांधी जी के उपवास के बाद सांप्रदायिक हिंसा क्या हो गई बच्चों, सांप्रदायिक हिंसा क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद दिल्ली के मुसलमान सुरक्षित होकर कहां पहुंच गए बच्चों, अपने अपने घरों में क्या हो गए, लौट गए। भारत सरकार पाकिस्तान को उसका देय धन देने पर क्या हो गई बच्चों, सहमत हो गई। और हिंदू मुस्लिम सद्भाव को क्या मिला, इससे बढ़ावा मिला। उसके बाद देखो आगे गांधी जी की अगर हत्या की बात कर ले तो तिथि आपको याद रखनी बच्चों, 30 जनवरी 1948। तिथि क्या है बच्चों, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई। और स्थान कहां का था बच्चों, दिल्ली का था। हत्यारे का अगर नाम पूछ ले तो नाथूराम विनायक गोडसे। ये घटना प्रार्थना सभा के समय गांधी जी की क्या कर दी गई थी बच्चों, हत्या कर दी गई थी। अब आपको मैं बता दूं, ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं लिखना, आपको यहां से गांधी जी ने 15 अगस्त 47 को क्या किया, यहां से आपको कॉपी में क्या करना है बच्चों, नोट डाउन करना है। और टॉपिक क्या लिखोगे, गांधी जी की शहादत आपको लिखना है। उसके बाद देखो आगे, तो गांधी जी की हत्या तिथि पूछ सकता है 30 जनवरी 1948, स्थान था दिल्ली, हत्यारा का नाम था बच्चों नाथूराम विनायक गोडसे। उसके बाद प्रार्थना सभा के समय गांधी जी क्या कर दी गई बच्चों, हत्या कर दी गई। और गांधी जी पे कितनी गोलियां चलाई बच्चों, 3 गोलियां चलाई गई। उसके बाद देखो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है कि गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता का जश्न क्यों नहीं मनाया, क्योंकि उस समय देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। देश के कई हिस्सों में बच्चों क्या हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। गांधी जी हिंदू मुस्लिम हिंसा को रोकने और शांति को स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए थे। और उस समय गांधी जी कहां थे बच्चों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मौजूद थे। उसके बाद देखो दूसरा, गांधी जी ने जनवरी 1948 में उपवास क्यों किया था, तो ताकि सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को समाप्त करने,
मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हिंदू मुस्लिम सद्भाव स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया था बच्चों, उपवास किया था। उसके बाद गांधी जी की हत्या कब और किसने की, तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने की। किसने की बच्चों, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने महात्मा गांधी की क्या कर दी बच्चों, हत्या कर दी प्रार्थना सभा के अंदर। गांधी जी के अंतिम उपवास का क्या प्रभाव पड़ा, अब इनका जो अंतिम उपवास था 1948 के अंदर, दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा क्या हो गई, इससे कम हो गई, मुसलमान सुरक्षित होकर अपने घर पर क्या हो गए, लौट गए, और भारत सरकार पाकिस्तान को उसका दे धन देने के लिए क्या हो गई बच्चों, दे धन देने के लिए सहमत हो गई। उसके बाद देखो आगे आपको याद रखने की ट्रिक बताता हूं बच्चों। 15 अगस्त 47 कोलकाता दंगे शांत थे, उस समय कौन था, महात्मा गांधी। जनवरी 48 दिल्ली में उपवास किया गांधी जी ने, अंतिम उपवास था और सांप्रदायिक तनाव कम करने के लिए उपवास किया था। फिर 30 जनवरी 48 में प्रार्थना सभा में गांधी जी की क्या कर दी गई थी बच्चों, गांधी जी की नाथूराम विनायक गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई। तो ये वाला ट्रिक याद कर लेना आपको। एक लाइन में देखो बच्चों, गांधी जी ने स्वतंत्रता के बाद अपना जीवन हिंदू मुस्लिम एकता, शांति, अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने के लिए क्या किया बच्चों, समर्पित किया। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रजवाड़ों का विलय। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, रजवाड़ों का विलय है। इसको मैं यहां लिख देता हूं एक बार। हमारा टॉपिक है अगला रजवाड़ों का विलय। टॉपिक है बच्चों अपना रजवाड़ों का विलय। इसको भी आपको उतारना नहीं, पहले मैं बताऊं जिसको पढ़ना है मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद जहां पर उतारने को होगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा बच्चों। तो ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था उस समय। ब्रिटिश जो इंडिया था वो कितने हिस्सों में था बच्चों, 2 हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे। प्रांत उस समय प्रांत को अब क्या बोलते हैं बच्चों, प्रांत को अब राज्य कहते हैं। प्रांतों को क्या बोलते हैं बच्चों, राज्य कहते हैं। तो ध्यान रखना, एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे और दूसरे हिस्से में देशी रजवाड़े थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय जो प्रांत है, भारतीय जो राज्य थे बच्चों, उन पर अंग्रेजी सरकार क्या करती थी, सीधे ही नियंत्रण रखती थी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य भी थे। इन राज्यों को क्या कहा गया बच्चों, इन राज्यों को रजवाड़ा कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, इन राज्यों को रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर किसका शासन होता था बच्चों, राजाओं का शासन होता था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहे कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के लगभग 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की क्या थी बच्चों, प्रजा थी। तो इस पैराग्राफ को आपको भी नोट डाउन नहीं करना, बस एक बार समझना है। आगे जब मैं बताऊंगा तब आपको इसको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। बस आपको तभी क्या करना है, इसको समझना है। उसके बाद देखो आगे समस्या। आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी क्या हो जाएंगे, ब्रिटिश अधीनता से क्या हो जाएंगे बच्चों, ब्रिटिश गुलामी से आजाद हो जाएंगे। उसके बाद देखो उस समय 565 रजवाड़े थे भारत में। उस समय कितने रजवाड़े थे, 565। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एबीसीडी में पूछा गया है। रजवाड़ों की संख्या वाला क्वेश्चन बहुत बार एबीसीडी में क्या किया गया बच्चों, पूछा गया है। तो कितना है, 565 थे। ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ये कानूनी तौर पर क्या हो गए, ये 565 जो रजवाड़े थे वो कानूनी तौर पर क्या हो गए बच्चों, आजाद हो जाने थे। अंग्रेजी राज का नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में या फिर पाकिस्तान में क्या हो सकते हैं, शामिल हो जाए, या फिर वो अपना खुद का एक अलग अस्तित्व बनाए, यानी कि अपना खुद का एक अपना देश वो क्या कर ले, बना ले। अभी 2 ऐसे देशों की बात करेंगे, ऐसे राज्यों की बात करेंगे। एक तो हैदराबाद की बात करेंगे, एक मणिपुर की बात करेंगे। इन दोनों रियासतों ने अपने आप को अलग रखने की क्या करी बच्चों, घोषणा की। लेकिन बाद में दोनों रियासतें किसमें शामिल हुई बच्चों, भारत के अंदर क्या हो गई, शामिल हो गई। उसके बाद देखो आगे,
इस प्रकार रजवाड़ों के सामने तीन विकल्प आए। कितने विकल्प आए बच्चों? रजवाड़ों के सामने तीन विकल्प आए। पहला विकल्प था कि भारत में क्या हो जाए, शामिल होना। दूसरा क्या था, पाकिस्तान में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। और तीसरा विकल्प क्या था, अपना खुद का एक राज्य क्या कर ले, बना ले, स्वतंत्र राज्य को क्या कर ले बच्चों, बना ले। यह फैसला लेना रजवाड़ों की प्रजा का नहीं था, बल्कि राजाओं का अधिकार माना गया था, और यह एक बहुत गंभीर समस्या थी, और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर क्या मंडरा रहा था बच्चों, खतरा मंडरा रहा था। अब ध्यान रखना, यहां तक आपको नहीं उतारना, यहां तक आपको ओनली क्या करना था, इसमें समझना था। रजवाड़ों के बारे में बता दिया, रजवाड़ों के बारे में 565। उसके बाद भारत में मिलना चाहे तो भारत में, पाकिस्तान में आ जाए, या फिर अपना खुद का एक राज्य बना ले। अब रजवाड़े, अब यहां से आपको कॉपी में क्या करना है बच्चों, यहां से रजवाड़े से कॉपी में आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। और पहले लाइन में क्या लिखा कि ब्रिटिश भारत का एक हिस्सा देसी रजवाड़ों से क्या बच्चों, बना है। तो हिस्सा भारत का, लेकिन गुलाम किसने बनाया, भारत को अंग्रेजों ने बनाया। और ब्रिटिश अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, तो ब्रिटिश भारत कहलाएगा। तो ब्रिटिश भारत का एक हिस्सा देसी रजवाड़ों से क्या था बच्चों, बना था। इन पर स्थानीय राजाओं का क्या था, वहां जो रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों के जो राजा थे, उन राजाओं का क्या था बच्चों, यहाँ पर अधिकार था, शासन था। राजा जो थे बच्चों, ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता को क्या करते थे, स्वीकार करते थे। ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसकी बात को राजा क्या करता था बच्चों, मानते थे। उनके कानून को, नियमों को राजा द्वारा माना जाता था, और वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का क्या करते थे, शासन चलाते थे। कौन? ब्रिटिश हुकूमत अपने राज्य के घरेलू मामलों का क्या चलाते थे बच्चों, शासन चलाते थे। लेकिन राजा जो होता था वो कौन होता था, रजवाड़ों का ही होता था, उन वहां के स्थान का होता था। उसके बाद देखो, आजादी के समय क्या क्या समस्या हमारे सामने आई। तो 565 रजवाड़ों को ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद यह निर्णय लेना था कि वे भारत में मिलेंगे कि पाकिस्तान में मिलेंगे, या फिर क्या रहेंगे, वो स्वतंत्र रहेंगे। उसके बाद देखो, सबसे बड़ी चिंता क्या थी कि अगर बहुत से रजवाड़े स्वतंत्र रहने का फैसला करते, अपने आप को अलग देश बनाकर या अलग राज्य बनाकर रहने का फैसला करते, तो भारत का एकीकरण और अखंडता खतरे में क्या हो सकती है बच्चों, पड़ सकती है। अखंडता, भारत को एक करके चलना। अब परीक्षा में आपको क्या याद रखना है बच्चों, 565 रजवाड़े थे, तीन विकल्प थे, या तो भारत में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में चल जाए, या फिर अपना खुद का एक स्वतंत्र क्या बना ले बच्चों, राज्य बना ले। और मुख्य समस्या क्या थी कि रजवाड़ों का भारत में विलय और देश की एकता को क्या करना है, बनाए रखना है। रजवाड़ों को, इन 565 रजवाड़ों को भारत में क्या करना है, मिलाना है, और देश की एकता, अखंडता को क्या करना है बच्चों, बनाकर रखना है। ये भी किसका काम है, भारत का काम है। उसके बाद देखो आगे, अब मैं आपको देखो एक भारत का नक्शा दिखाता हूं बच्चों। हमारा पाठ चल रहा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और विभाजन जब हुआ, तो विभाजन जब नहीं हुआ था तो उस समय का ये भारत का मैप है। यहां लिखा हुआ भारत विभाजन के पहले और बाद। तो विभाजन का है पहले का, ध्यान रखना बच्चों, ये जो आपको पीले पीले कलर में दिख रहा है इसको कहते हैं ब्रिटिश भारत। ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है बच्चों, जैसे कि सिंध है, ये भावलपुर पाकिस्तान के हिस्सा आ गया, ये पंजाब की सीमा आ गया। तो जहां पर ये येलो येलो कलर दिख रहा है ना आपको, ये ब्रिटिश हुकूमत थी। यहाँ पर इस शासन तो इंडिया का है, लेकिन हुकूमत किसकी है बच्चों, ब्रिटिश थी, तो ब्रिटिश भारत थे। और ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है बच्चों, ये थे यहाँ पर रियासतें या रजवाड़े थे। ये क्या थे बच्चों, रियासतें थी, या फिर क्या कहलाए, ये रजवाड़े कहलाए। तो विभाजन के पहले का क्या था बच्चों, ये भारत था। उसके बाद देखो, ये इसके बाद कौन, तो ये था बच्चों पश्चिमी पाकिस्तान। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला क्या है बच्चों, पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा है। और ये वाला जो है बच्चों, ये पूर्वी पाकिस्तान का क्या है, हिस्सा है। और पूर्वी पाकिस्तान अब क्या हो गया बच्चों, बांग्लादेश बन गया। पूर्वी पाकिस्तान अब क्या हो गया बच्चों, बांग्लादेश बन गया। उसके बाद ये लक्षद्वीप है, उसके बाद ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आप इस भारत के नक्शे को क्या कर सकते हो बच्चों, देख सकते हो। उसके बाद देखो आगे, ये भी सभी को दिख रहा है बच्चों। अब दिख रहा है ना। उसके बाद देखो बच्चों, भारत विभाजन के पहले और बाद। अभी मैप हमने देख लिया, मैप को हमने देख लिया बच्चों। अब देखो, चित्र मानचित्र का मुख्य विषय, चित्र मानचित्र का मुख्य विषय की अगर बात करें बच्चों,
अभी बच्चों मैंने आपको मैप बता दिया। उसके बाद देखो भारत विभाजन के पहले और बाद के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो मानचित्र आपने देखा ना, भारत का विभाजन 1947 से पहले और बाद की स्थिति को क्या करता है बच्चों, दिखाता है। एक बार आप लोग फिर मानचित्र को देख लो। आप लोग इस मैप को किताब से भी क्या कर सकते हो बच्चों, देख सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों, तो मानचित्र में दिखाए गए प्रमुख बातों की हम लोग बात करते हैं। तो ब्रिटिश भारत को पीले रंग से दिखाया गया है। किस रंग से दिखाया गया है बच्चों? तो अभी हमने जो मैप देखा बच्चों, उसमें देखो यहाँ क्या लिखा कि ब्रिटिश जो भारत है उसको पीले रंग से दिखाया गया, और रियासतें जो राज्य बच्चों उसको नीले रंग से क्या करा गया है बच्चों, दिखाया गया है। उसके बाद देखो, विभाजन के बाद भारत का एक बड़ा भाग अलग होकर क्या बन गया, पाकिस्तान बन गया। वेरी सिंपल सी लाइन है। मानचित्र में पूर्वी पाकिस्तान अब क्या बन गया, बांग्लादेश भी दिखाया गया, जो कि मैंने आपको क्या कर दिया बच्चों, बता दिया। इसको आप किताब में से भी क्या कर सकते हो, आसानी से देख सकते हो। उसके बाद पश्चिमी भारत की रियासतों की अगर बात कर ले तो दो रियासतें थी, एक तो जूनागढ़ और एक बड़ौदा। अब पश्चिमी रियासत की मैं बताऊं आपको बच्चों, देखो ये भारत का पश्चिमी भाग है, और इस पश्चिम दिख रहा है क्या, और इस पश्चिमी भाग में बच्चों ये तो है जूनागढ़ और ये बड़ौदा। ये तो क्या है बच्चों, जूनागढ़, और ये क्या है बच्चों, बड़ौदा है। दोनों गुजरात के अंदर आते थे उस समय। उसके बाद देखो आगे, पश्चिमी भारत की रियासतें बता दी, जूनागढ़, बड़ौदा आदि। हैदराबाद दक्षिण मध्य भारत की प्रमुख क्या थी बच्चों, रियासत थी। दक्षिण मध्य भारत की प्रमुख रियासत कौन थी बच्चों, हैदराबाद थी। ये भी आपको मैं दिखा दूं, ये देखो बच्चों, ये रहा हैदराबाद। उसके बाद देखो आगे, जम्मू और कश्मीर उत्तर में स्थित महत्वपूर्ण क्या थी बच्चों, रियासत थी। इसको भी आप देख सकते हो मैप में से। उसके बाद मध्य भारत में अनेक क्या थी बच्चों, रियासतें थी। मानचित्र में मद्रास, बंबई, बंगाल, बिहार, असम, पंजाब, राजस्थान आदि क्षेत्रों को भी क्या करा गया बच्चों, आदि क्षेत्रों को भी दर्शाया गया है। उसके बाद देखो आगे, मणिपुर और त्रिपुरा उत्तर पूर्व में स्थित क्या थी बच्चों, रियासतें थी। कौन सी रियासतों की बात कर रहा हूं, मणिपुर और त्रिपुरा, जो कि कहां पर स्थित थी बच्चों, उत्तर और पूर्व में स्थित थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी मानचित्र में क्या करें बच्चों, इसको दिखाया गया, और इनको भी मैंने आपको क्या कर दिया बच्चों, बता दिया। उसके बाद देखो आगे, महत्वपूर्ण अगर बात करें 1947 का विभाजन, और 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया था बच्चों, आजाद हो गया था। स्वतंत्रता के साथ ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ, और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग अलग क्या बन गए बच्चों, दो अलग अलग देश बन गए। रियासतों की अगर मैं स्थिति की बात करूं बच्चों, तो ब्रिटिश शासन के समय भारत में बड़ी संख्या में देसी रियासतें थी। स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों के सामने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का क्या था बच्चों, प्रश्न था। उसके बाद देखो, भारत का एकीकरण की बात करें तो स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी देसी रियासतों को भारतीय संघ में क्या करना, शामिल करना। देसी रियासतों को भारतीय संघ में क्या करना, शामिल करना सबसे बड़ी क्या थी बच्चों, चुनौती थी। तो इसको भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे। उसके बाद देखो, हम लोग चार प्रमुख रियासतों की बात करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, चार प्रमुख रियासतों की बात करेंगे। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा जूनागढ़, चौथा मैसूर, त्रावणकोर आदि महत्वपूर्ण क्या थी उस समय, रियासतें थी बच्चों। पहली रियासत कौन सी, जम्मू कश्मीर, उसके बाद हैदराबाद, फिर जूनागढ़, मैसूर, त्रावणकोर आदि महत्वपूर्ण क्या थी बच्चों, रियासतें थी। अब आपको याद रखना क्या है कि ब्रिटिश भारत देसी रियासतें स्वतंत्र भारत के सामने एकीकरण की क्या थी बच्चों, महत्वपूर्ण यानी कि बड़ी चुनौती थी। उसके बाद देखो, परीक्षा के लिए 3 नंबर में आपसे क्या पूछा जा सकता है बच्चों, तो पहला प्रश्न है 1947 में भारत का विभाजन क्यों हुआ। पहला प्रश्न हमारे सामने आता है बच्चों कि 1947 में भारत का विभाजन क्यों हुआ। तो ध्यान रखना, भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ते राजनीतिक मतभेद और मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र की मांग के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत का विभाजन स्वीकार किया। इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान
नाम के दो अलग क्या बन गए बच्चों, देश बन गए। तो ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। उसके बाद देखो दूसरा, स्वतंत्रता के समय रियासतों के सामने क्या विकल्प था। जो रियासतें थी बच्चों 565, उन 565 रियासतों के सामने क्या विकल्प था। तो रियासतों को या तो किस में मिलना है, या तो भारत में मिलना है, या फिर पाकिस्तान में शामिल होने का क्या लेना है बच्चों, निर्णय लेना है। उसके बाद देखो, स्वतंत्र भारत के सामने रियासतों के संबंध में मुख्य चुनौती क्या थी। विभिन्न देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करके एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बनाना मुख्य क्या थी बच्चों, मुख्य चुनौती थी। तो इसको भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लो बच्चों। उसके बाद हम लोग किताब का पेज नंबर 16 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, किताब का पेज नंबर 16 पढ़ेंगे। और पेज नंबर 16 को आपको बस उतारना नहीं, ओनली क्या करना है, पढ़ना है। एक बार मैं पढ़ूंगा, उसको आपको समझना है। उसके बाद घर पे भी आपको क्या करना है, बुक में से क्या करना है बच्चों, पढ़ना है। और देखो यहां पर क्या, अगला क्या है, सरकार का नजरिया। तो छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का क्या किया बच्चों, विरोध किया। मुस्लिम लीग का मानना था कि रियासतों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए क्या कर दिया जाना चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए। रियासतों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक क्या करी बच्चों, भूमिका निभाई। इंपोर्टेंट है बच्चों। तो रियासतों के शासकों को, राजाओं को मनाने में समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण क्या करी बच्चों, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अधिकतर रियासतों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए क्या कर लिया बच्चों, राजी कर लिया। आज ये आसान जान पड़ सकता है, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा जटिल, बहुत बड़ा कठिन काम था। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहल की क्या थी बच्चों, आवश्यकता थी, जिसको किसने पूरा किया, सरदार वल्लभ भाई झाबर भाई पटेल ने किया। उस वक्त देश में ध्यान रखना 562 रियासत थी। कितनी थी बच्चों, 562 रियासत थी। और अभी ऊपर हमने कितना पढ़ा बच्चों, 565। कितना पड़ा बच्चों, 565। अब देख लो 500, हो सकता है कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो, क्योंकि किताब में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें कितना दे रखा है, 565 दे रखा है। और अगर 565 ऑप्शन में नहीं आएगा तो फिर आपको उत्तर क्या लगाना है, 562। तो उस वक्त देश में 562 रियासतें थी। राजस्थान में 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटी बड़ी रियासत थी। ये भी याद कर लेना। उस समय 565 में राजस्थान में कितनी रियासत थी बच्चों, 26, और छत्तीसगढ़ में कितनी थी बच्चों, 15 छोटी बड़ी रियासत थी। सौराष्ट्र, देखो सौराष्ट्र की बात करें, सौराष्ट्र में 14 तो बड़े थे और 119 छोटे रजवाड़े और अनेक प्रशासनिक क्या थे बच्चों, तंत्र थे। महाराष्ट्र का एक भाग है सौराष्ट्र। देशी रियासतों की इस चर्चा से 3 बातें सामने आई। पहली बात तो ये कि अधिकतर रियासतों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना क्या करते थे बच्चों, शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात ये कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता यानी कि प्राथमिकता देने के लिए तैयार थी। ऐसा उदाहरण हमको एक तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। भारत सरकार ने विभिन्नताओं का सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। तीसरी बात है, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर भी खींचतान और जोर पकड़ रही थी। और ऐसे में देश में क्षेत्रीय अखंडता, एकता का सवाल सबसे ज्यादा अहम हो उठा था। उसके बाद देखो बच्चों आगे, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना, बस समझना था। उसके बाद देखो आगे, शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से क्या मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में क्या हो गए बच्चों, शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर क्या किए बच्चों, हस्ताक्षर किए। और ये जो सहमति पत्र था इसको क्या कहते हैं, कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या कहा गया बच्चों, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। अब आपसे परीक्षा में क्या पूछेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसे कहा जाता है, तो क्या लिखोगे आप कि
15 अगस्त 47 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों, अब क्या लिखोगे यहां से, अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर क्या किए बच्चों, हस्ताक्षर किए। और इस सहमति पत्र को क्या नाम दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का यह अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का क्या बन गए, अब अंग बनने के लिए क्या हो गए बच्चों, सहमत हो गए। उसके बाद देखो आगे चलते हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा क्या था बच्चों, कठिन साबित हुआ, क्योंकि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर अपने आप को एक अलग राज्य बनाने की क्या कर रहे थे बच्चों, मांग कर रहे थे। ये भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए इनको मिलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कौन सी 4 रियासतें हैं जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी बच्चों, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पहली रियासत जूनागढ़, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद मणिपुर या फिर कश्मीर, कैसे भी आपको नाम याद रखना है, लेकिन 4 नाम याद रखना है, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। इस अध्याय में हम ध्यान रखना है, इन चारों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उन्हें इस अध्याय में हम 2 रियासतों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा मणिपुर की रियासत के बारे में क्या करेंगे बच्चों, पढ़ेंगे। उसके बाद देखो आपकी जो किताब है, किताब में एक साइड में बॉक्स दे रखा है, बॉक्स में स्वतंत्रता सेनानी बोल दो या फिर इनका क्या दे रखा है, चार्ट दे रखा है। अभी मेरे पास किताब नहीं होती तो मैं आपको दिखा देता, अगले बार आपको किताब भी दिखा दूंगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रियासतों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो क्या लिखोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने शासकों को समझाकर भारतीय संघ में शामिल होने के लिए क्या करा बच्चों, भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार किया। अधिकतर रियासतों का विलय शांतिपूर्ण बातचीत से हुआ। दूसरा, रियासतों की संख्या की अगर बात कर ले तो स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 562 क्या थी बच्चों, रियासत थी। याद कर लेना, जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के समय भारत में 562 क्या थी बच्चों, रियासतें थी। इनमें छोटी बड़ी अनेक रियासतें भी क्या थी बच्चों, शामिल थी। उसके बाद देखो अगला, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है। और ऊपर मैंने बता दिया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो होता है बच्चों, एक सहमति पत्र था। ये क्या था बच्चों, एक सहमति पत्र था जिस पर रियासतों के शासकों ने क्या किए बच्चों, हस्ताक्षर किए। इसका अर्थ था कि रियासत भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए क्या हो गया बच्चों, भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए। उसके बाद 3 प्रमुख बातों की अगर बात करें तो अधिकांश रियासतों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। उसके बाद भारत सरकार ने परिस्थितियों के अनुसार लचीला रुख अपना लिया। विभाजन के बाद क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद देखो इसको उतार लो एक बार, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी क्या बच्चों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसको उतार लो एक बार। तो मैं बता दूं आपको बच्चों कहां से उतारना है। आपको ये पैराग्राफ तो यहां तक मैंने पढ़ा दिया, अध्याय में 8 में पढ़ेंगे जूनागढ़ हैदराबाद। अब आपको सरदार पटेल की भूमिका से कॉपी में क्या करना है बच्चों, उतारना है। और यहां तक मैंने बता दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और 3 प्रमुख बातें भी हमने देख ली। उसके बाद देखो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर का विलय अन्य रियासतों की तुलना में क्या रहा बच्चों, अधिक कठिन रहा। किसका, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर का विलय अन्य रियासतों की तुलना में क्या रहा बच्चों, अधिक रहा। अब मैं आपको परीक्षा में याद करने का बता देता हूं बच्चों, 562 रियासतें थी। सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़ने का काम किया, बातचीत करी। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक सहमति पत्र होता है जिस पर क्या करा, अब इन जो शामिल नहीं होना चाह रहा था उनसे क्या करें, हस्ताक्षर कराए। और वो हस्ताक्षर होने के बाद क्या हो गया बच्चों, भारतीय संघ में शामिल हो गए। भारतीय संघ में उनका क्या हो गया बच्चों, विलय हो गया। उसके बाद देखो हैदराबाद रियासत की मैंने बात करी थी कि हमने जूनागढ़,
हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, इन चारों में से मैं आपको ओनली 2 रियासतें पढ़ाऊंगा। तो पहली रियासत है हैदराबाद। तो हैदराबाद की रियासत उस समय भारत में बहुत बड़ी थी, ध्यान रखना बच्चों, भारत में बहुत बड़ी थी और चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से क्या थी बच्चों, घिरी हुई थी। कौन सी रियासत, हैदराबाद। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में, और बाकी हिस्से कहां चले गए, आंध्र प्रदेश में। पुराना जो हैदराबाद था उसका कुछ हिस्सा आज महाराष्ट्र में चला गया और कुछ हिस्सा कहां चला गया, कर्नाटक में चला गया, और बाकी जो हिस्सा बचा हैदराबाद का वो कहां है बच्चों, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद हैदराबाद का जो शासक था उसको निजाम कहा जाता था। वेरी इंपोर्टेंट लाइन है बच्चों, हैदराबाद का जो शासक था उसको क्या कहा जाता था बच्चों, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। निजाम हैदराबाद को आजाद रियासत बनाए रखना चाहता था और निजाम का निर्णय क्या था कि निजाम का निर्णय क्या था बच्चों कि निजाम ने, एक बार इसको उतार लो आप यहां से यहां तक, निजाम का निर्णय क्या था कि बच्चों निजाम ने जून 1947 में भारत में शामिल होने से क्या कर दिया बच्चों, इनकार कर दिया। किसने, निजाम ने। नवंबर 1947 में निजाम ने भारत के साथ यथास्थिति समझौता किया और यह समझौता बस 1 वर्ष के लिए था। कितने वर्ष के लिए था बच्चों, 1 वर्ष के लिए था। इस दौरान भारत सरकार और निजाम के बीच हैदराबाद के भविष्य को लेकर बातचीत चलती रही। हैदराबाद के लोगों का आंदोलन, अब देखो हैदराबाद की जनता के बीच निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया। तेलंगाना क्षेत्र के किसानों ने निजाम के दमनकारी शासन के खिलाफ क्या किया, संघर्ष किया। महिलाएं भी इस आंदोलन में बड़ी संख्या में क्या हो गए बच्चों, शामिल हो गई। और कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन में क्या थे बच्चों, सक्रिय थे। एक बार इसको भी उतार लो। उसके बाद देखो रजाकार और निजाम ने आंदोलन को दबाने के लिए एक अर्धसैनिक संगठन का क्या किया बच्चों, सहारा लिया। और ये सहारा क्या कहलाता है बच्चों, रजाकार कहलाता है। वेरी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। आपसे रजाकार पूछेगा। निजाम ने आंदोलन को दबाने के लिए एक अर्धसैनिक संगठन का क्या लिया बच्चों, सहारा लिया और इसे क्या कहा गया, रजाकार कहा जाता था। रजाकारों ने लोगों पर अत्याचार किए, गैर मुसलमानों को भी निशाना बनाया गया। इससे हैदराबाद में स्थिति और ज्यादा क्या हो गई बच्चों, स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। भारत सरकार का हस्तक्षेप देखो बच्चों, हैदराबाद में आंदोलन और हिंसा बढ़ने के कारण भारत सरकार ने हैदराबाद में क्या किया, हस्तक्षेप किया। अंततः हैदराबाद का भी भारतीय संघ में क्या हो गया बच्चों, विलय हो गया। अब परीक्षा के लिए आपको क्या रखना है कि हैदराबाद निजाम स्वतंत्र रहने की इच्छा थी, इसकी यथास्थिति समझौता किया। तेलंगाना आंदोलन हुआ, किसानों ने किया, रजाकार और भारत सरकार का बीच में हस्तक्षेप और फिर निजाम हैदराबाद भारतीय संघ में क्या हो गया बच्चों, शामिल हो गया। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे बच्चों, कांग्रेस के नेता माने जाते हैं और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री भी बनाए गए। याद कर लेना बच्चों, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। जब भारत आजाद हुआ तो कांग्रेस के नेता भी थे। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की बात ऊपर कर ली हमने पिछले वीडियो में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और साथ ही पहले क्या बने, ये गृह मंत्री भी बनाए गए। देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण क्या निभाए बच्चों, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ध्यान रखना, उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से बच्चों, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी बच्चों हैदराबाद की रियासत। अब देखेंगे मणिपुर की रियासत। उसके बाद देखो बच्चों हैदराबाद की रियासत हमने पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे, मणिपुर को देखते हैं। तो मणिपुर का भारत में विलय कैसे हुआ। आजादी के कुछ रोज पहले मणिपुर के महाराजा थे और महाराजा का नाम था बच्चों बौद्ध चंद्र। मणिपुर के महाराजा का नाम क्या था, बौद्ध चंद्र सिंह था। इन्होंने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के सहमति पत्र पर क्या किया बच्चों, हस्ताक्षर किया। और ये जो सहमति पत्र था इसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इसके बदले महाराजा को आश्वासन दिया गया कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जून 1948 में महाराजा के दबाव में मणिपुर में क्या करवाए गए बच्चों, महाराजा के दबाव में मणिपुर में चुनाव करवाए गए।
इन चुनावों के परिणाम स्वरूप मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र यानी राजा का शासन क्या हुआ बच्चों, कायम हुआ। और फिर मणिपुर भारत का पहला भाग बन गया जहां पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर क्या हुआ बच्चों, चुनाव हुए। वेरी इंपोर्टेंट है, मणिपुर भारत का पहला भाग था जहां पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर क्या हुआ बच्चों, चुनाव हुए। तो एक बार इसको उतार लो। उसके बाद देखो आगे विलय को लेकर मतभेद की अगर बात करें तो मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के प्रश्न पर गहरे मतभेद थे। कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का भारत में क्या हो जाए बच्चों, मणिपुर का भारत में विलय हो जाए। उसके बाद दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके क्या थी, खिलाफ थी। अंततः भारत सरकार ने महाराजा जो बोध चंद्र सिंह था उस पर दबाव डाला कि मणिपुर को भारतीय संघ में शामिल करने के समझौते पर क्या कर दे बच्चों, हस्ताक्षर कर दे। इस सितंबर 1949 में महाराजा ने इस समझौते पर अपने क्या कर दिए बच्चों, हस्ताक्षर कर दिए। और इसके बाद मणिपुर भी भारत में यानी मणिपुर का भी भारत में क्या हो गया बच्चों, विलय हो गया। इस कदम को लेकर मणिपुर के लोगों में क्रोध और नाराजगी की भावना क्या हुई बच्चों, पैदा हुई। उसके बाद देखो बच्चों आगे हैदराबाद का अंतिम चरण की बात कर रहे हैं। तो रजाकारों ने हिंसा और अत्याचार बढ़ा दिए थे। 1948 में भारतीय सेना हैदराबाद में कानून व्यवस्था स्थापित करने के हो गए बच्चों, वहां पर पहुंच गए। कुछ दिनों तक संघर्ष चला, अंत में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही बच्चों हैदराबाद का भी भारत में क्या हो गया बच्चों, विलय हो गया। तो इसको भी आप एक बार उतार लो। उसके बाद देखो परीक्षा के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या याद रखना है बच्चों, मणिपुर का महाराजा कौन था, बौद्ध चंद्र सिंह था। 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, आंतरिक स्वायत्तता चाहते थे। 1948 में वहां पर चुनाव कराए और संवैधानिक राजतंत्र सितंबर 1949 में भारत में क्या हो गया बच्चों, मणिपुर मिल गया। उसके बाद देखो आगे मणिपुर भारत का पहला भाग था जहां पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या हुए बच्चों, चुनाव हुए। यानी जिसकी उम्र कितनी हो गई, 18 वर्ष हो गए। तो पहला चुनाव कहां पर हुआ बच्चों, मणिपुर के अंदर हुआ। अगला जो टॉपिक है हमारा आज का इंपोर्टेंट बच्चों वो है राज्यों का पुनर्गठन। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा राज्यों का पुनर्गठन है और राज्य निर्माण की नई चुनौती। रियासतों के विलय के बाद भी राज्य निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। अब राज्यों की आंतरिक सीमाएं तय करना एक बड़ी चुनौती थी। उद्देश्य था कि राज्यों में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान हो और राष्ट्रीय एकता भी क्या रहे बच्चों, इससे बनी रहे। उसके बाद देखो औपनिवेशिक समय की सीमाओं की अगर बात करें तो अंग्रेजों ने राज्यों की सीमाएं मुख्यतः प्रशासनिक सुविधा के आधार पर क्या की बच्चों, तय की। इसको भी एक बार उतार लो बच्चों। उसके बाद देखो कई बार किसी क्षेत्र को जीत लेने के बाद उसे अलग प्रांत बना दिया जाता था, इसलिए पुरानी सीमा हमेशा भाषा और संस्कृति के आधार पर क्या थी बच्चों, नहीं थी। भाषा के आधार पर राज्यों की अगर मांग करें, इंपोर्टेंट है बच्चों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था ना बच्चों, इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत को क्या किया बच्चों, स्वीकार किया। याद कर लेना, लाइन इंपोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत को क्या किया बच्चों, स्वीकार किया। लेकिन आजादी के बाद नेताओं को डर था कि भाषाई आधार पर राज्य बनाने से क्षेत्रीयता और देश के टूटने का क्या है बच्चों, खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार ने शुरुआत में इस मुद्दे को टालने की क्या करी बच्चों, इस मुद्दे को टालने की कोशिश की। उसके बाद देखो आंध्र प्रदेश आंदोलन की अगर बात करें बच्चों, तो पुराने जो मद्रास प्रांत था इसमें तेलुगु भाषी लोगों ने अलग राज्य बनाने की क्या की बच्चों, मांग की। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था बच्चों पोट्टी श्री रामुलु ने। किसने किया बच्चों, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था पोट्टी श्री रामुलु ने किया था। उन्होंने अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर क्या करी बच्चों, भूख हड़ताल की। क्या करी बच्चों, भूख हड़ताल करी। और ध्यान रखना 56 दिनों तक, 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामुलु की क्या हो गई बच्चों, भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई। अंत में 1952 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की क्या कर दी गई बच्चों, घोषणा कर दी गई। और उस समय देश का प्रधानमंत्री था बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको देख ले, उतार लो।
उसके बाद देखो आगे आंदोलन का प्रभाव की अगर बात करें तो आंध्र आंदोलन की सफलता के बाद दूसरे भाषाई क्षेत्रों में भी अलग राज्यों की मांग तेज हो गई। केंद्र सरकार को राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना पड़ा। अब परीक्षा के लिए आपको क्या रखना है बच्चों कि 1920 कांग्रेस ने भाषाई आधार स्वीकार कर लिया। आजादी के बाद केंद्र ने इसे क्या करा बच्चों, कुछ समय के लिए टालना चाहा। पोटी श्री रामुलु की आंध्र प्रदेश की मांग 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी क्या हो गई बच्चों, मृत्यु हो गई। और फिर 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य की क्या कर दी गई बच्चों, घोषणा कर दी गई। अब एक लाइन में आप इसको समझो कि राज्यों का जो पुनर्गठन है मुख्यतः भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए किया गया, लेकिन साथ साथ राष्ट्र की एकता को बनाए रखना भी क्या था बच्चों, महत्वपूर्ण माना गया, महत्वपूर्ण था। उसके बाद देखो आगे, अब आपके सामने बच्चों एक और नक्शा आया। यहां पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र दिखाया गया बच्चों 1961 का। कब का दिखाया गया बच्चों, 1961 का दिखाया गया। और ये भारत का मैप है बच्चों। इसमें देख लो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, केरल, मद्रास, ठीक है। उसके बाद बच्चों आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी पाकिस्तान, ये त्रिपुरा, ये मणिपुर, फिर ये असम, ये उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी यानी असम का भाग जो अरुणाचल प्रदेश बन गया, ये सिक्किम, ये बंगाल की खाड़ी, ये लक्षद्वीप, ये गोवा, दमन और दीव, ये अरब सागर, ये पांडिचेरी, ये मद्रास जो कि अभी क्या बन गया बच्चों, तमिलनाडु बन गया, मैसूर अभी क्या बन गया बच्चों, कर्नाटक बन गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये मैप आपने देख लिया बच्चों। अब देखो आगे सवाल क्या है कि मानचित्र को ध्यान से देखना है, निम्नलिखित प्रश्नों का हमको क्या करना है, उत्तर देना है। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले निम्नलिखित राज्य किन मूल राज्यों के अंग माने जाते थे, गुजरात, हरियाणा, मेघालय और छत्तीसगढ़। अब गुजरात जो था बच्चों उस समय महाराष्ट्र का अंग माना जाता था। तो इसके बारे में भी आगे हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, देख लेंगे। राज्यों का पुनर्गठन टॉपिक है हमारा, राज्यों का पुनर्गठन है। और भाषाई आधार पर राज्यों की मांग, एक बार टॉपिक उतार लो, राज्यों का पुनर्गठन। उसके बाद ध्यान रखना भाषाई आधार पर राज्यों की मांग, आंध्र राज्य के गठन के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग तेज हो गई। विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी भाषा और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग राज्य को चाहते थे। इससे केंद्र सरकार के सामने राज्यों की सीमाएं तय करने की क्या आई बच्चों, चुनौती आई। दूसरा, राज्य पुनर्गठन आयोग की हम बात करें 1953, याद कर लेना, बढ़ते आंदोलन के कारण केंद्र सरकार ने 1953 में एक आयोग बनाया बच्चों, और वो आयोग कहलाया राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या कहलाया बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आपसे एबीसीडी में पूछेगा तो क्या लिखोगे, 1953, 1953। आयोग का मुख्य काम क्या था, राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन पर क्या करना था बच्चों, विचार करना था। आयोग ने माना कि राज्यों की सीमाएं मुख्य रूप से वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। तो इसमें से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना में बच्चों 1953 के अंदर। उतार लो इसको भी एक बार, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ध्यान रखना बच्चों, पुनर्गठन आयोग तो स्थापना हुई 1953 में, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, 1956 के अंदर आया। तो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या हुआ बच्चों, पारित हुआ। उसके बाद इसके तहत ध्यान रखना, इस रिपोर्ट के तहत 14 तो राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने राज्य बनाए गए बच्चों, 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए बच्चों। इस प्रकार भारत के राज्यों की सीमाओं का बड़े पैमाने पर क्या हुआ बच्चों, पुनर्गठन हुआ। इसको भी एक बार उतार लो, इंपोर्टेंट है बच्चों। उसके बाद देखो आगे परीक्षा के लिए याद रखना है आपको, आंध्र आंदोलन और भाषाई राज्यों की मांग बढ़ी। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, भाषा को प्रमुख आधार माना गया इस आयोग में। और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। इस पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पोटी श्री रामुलु के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों।
1901 में इनका जन्म हुआ और 1952 में इनकी मृत्यु हुई। गांधीवादी कार्यकर्ता थे, अलग आंध्र राज्य की मांग के समर्थक में आमरण अनशन पर किया और 15 दिसंबर 1952 को उनके निधन के बाद आंदोलन और क्या हो गया बच्चों, तेज हो गया। इसके बाद अलग आंध्र राज्य बनाने की प्रक्रिया क्या हो गया बच्चों, आगे बढ़ गई और 1952 में आंध्र प्रदेश नाम का एक नया राज्य भारत का बन गया। इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लो बच्चों। उसके बाद देखो एक लाइन में फिर आपको याद क्या करें, 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण क्या माना गया बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण कदम माना गया। नए राज्यों का निर्माण, देखो भाषाई राज्यों का निर्माण की अगर बात करें तो भाषाई राज्यों के पुनर्गठन का अर्थ यह नहीं था कि सभी राज्य तुरंत केवल भाषा के आधार पर बना दिए जाए। समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार नए राज्यों का क्या होगा बच्चों, निर्माण होगा। अब अभी हमने जो ऊपर मैप देखा था तो यहां पर लिखा कि महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में द्विभाषी बंबई राज्य को विभाजित करके दो नए राज्य बनाए गए, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। तो हमने मैप में देखा था गुजरात, तो गुजरात किससे अलग हुआ बच्चों, बंबई से अलग हुआ और बंबई से 1960 में दो राज्य बनाए गए, एक तो महाराष्ट्र, दूसरा क्या बच्चों, गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र मराठी भाषा क्षेत्र होता है, गुजरात की बात करें तो गुजराती भाषा क्षेत्र बनाए गए और ये विभाजन जन आंदोलन के बाद में हुआ। तो पहला समझ में आ गया बच्चों, ऊपर का जो मैप था उसका आंसर ये गुजरात वाला, जो बंबई से क्या हुआ, अलग हुआ। पंजाब का पुनर्गठन की बात कर ले तो पंजाब में हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी लोगों के अलग राज्य की क्या थी बच्चों, मांग थी, क्योंकि पंजाब में पंजाबी लोग ज्यादा, पंजाबी बोली ज्यादा बोली जाती है ना कि हिंदी। और 1956 में पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब का क्या दे दिया बच्चों, दर्जा दे दिया। 1956 में पंजाबी भाषी जो क्षेत्र था उसको पंजाब का दर्जा दे दिया। बड़े पंजाब से अलग करके, अब ध्यान में याद कर लेना, 1956 में इस पंजाब से अलग करके एक तो हरियाणा को बनाया गया और दूसरा हिमाचल प्रदेश बनाया गया। तो पंजाब से कौन से दो नए राज्य बने 1956 में, एक तो बना बच्चों हिमाचल प्रदेश और एक बना हरियाणा। उसके बाद देखो पूर्वोत्तर राज्यों का गठन की अगर बात कर ले तो 1972 में असम से अलग होकर एक राज्य बनाया गया भारत का बच्चों, मेघालय, 1972 में। इसी समय मणिपुर और त्रिपुरा को भी अलग राज्य का क्या मिला बच्चों, दर्जा मिला। तो ध्यान रखना 1972 में असम से अलग होकर मेघालय बना और उसी 1972 में दो नए राज्य और बनाए गए, पहला मणिपुर, दूसरा बच्चों त्रिपुरा। उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया कब बच्चों, 1987 में राज्य बन गए। नागालैंड इससे पहले यानी 1987 से पहले 1963 में क्या बन गया, भारत का राज्य बन गया। तो ये भी इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से आप क्या करेंगे बच्चों, याद करोगे। उसके बाद देखो केवल भाषाई आधार नहीं, राज्यों का पुनर्गठन केवल भाषा के आधार पर नहीं हुआ, बाद में लोगों ने क्षेत्रीय संस्कृति, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय असंतुलन, अपनी अलग पहचान के आधार पर भी अलग राज्य की क्या करी बच्चों, मांग की। इसको भी उतार लो। उसके बाद 6 नए राज्यों के अगर हम उदाहरण देखते हैं तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कब बने बच्चों, 2000 के अंदर बनाए गए। तो 2000 में कौन से 3 राज्य बने बच्चों, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तेलंगाना राज्य कब बना भारत का, 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का नया राज्य बन गया। आज भी राज्य निर्माण की अगर मांग की बात करें तो भारत में कई क्षेत्रों में छोटे राज्यों की मांग समय समय पर उठती रही है। उदाहरण में आपको बता दूं बच्चों, महाराष्ट्र में विदर्भ नाम से एक नया राज्य बनाने की क्या चल रही है, मांग चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश बनाने की, हरित प्रदेश नाम से एक नया राज्य बनाने की क्या चल रही है बच्चों, बात चल रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में अलग राज्य की क्या चल रही है बच्चों, मांग चल रही है। परीक्षा के लिए टाइमलाइन देखो, 1960 में महाराष्ट्र, गुजरात नाम के 2 नए राज्य बनाए गए बंबई से, और 1963 में नागालैंड बना। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम के 2 राज्य बनाए गए बच्चों। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा नाम के राज्य बनाए गए। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश नाम से नए राज्य बनाए गए। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड नाम से नए राज्य बनाए गए और फिर 2014 में एक भारत का राज्य बना तेलंगाना। तो ये वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों, इसको भी आप कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके साथ ही साथ क्या करोगे, इसको याद करोगे। अब सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष की बात करते हैं तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन
केवल भाषा के आधार पर नहीं हुआ, समय के साथ क्षेत्रीय संस्कृति विकास और क्षेत्रीय असंतुलन जैसे मुद्दे भी नए राज्यों की मांग करके और बच्चों मांग के आधार पर बनाए गए। तो बच्चों यहां तक हमने देख लिया और यहां तक हमारा पहला पार्ट नोट्स के माध्यम से क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर को क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। अब ध्यान रखना, भारत विभाजन के बारे में पाठ्य पुस्तक में 4 कथन दे रखे हैं, उसमें से 3 कथन तो बच्चों सही है और 1 कथन क्या है, गलत है। अब देखो यहाँ पर गलत पूछा तो मैंने डायरेक्ट उत्तर लिख दिया घ नंबर का कि विभाजन की योजना में यह भी शामिल था कि दोनों देशों के बीच आबादी के अदला बदली होगी। ये शामिल था क्या बच्चों कि दोनों देशों के बीच में आबादी की अदला बदली होगी, विभाजन में ये शामिल नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। कारण क्या था कि विभाजन के समय बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ, लेकिन आबादी की पूरी तरह योजनाबद्ध अदला बदली विभाजन की आधिकारिक योजना का हिस्सा नहीं थी। उसके बाद दूसरा, निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ उचित उदाहरणों का मेल करना है हमको। तो सिद्धांत सही उदाहरण देखो बच्चों, पहला धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, और धर्म के आधार पर हमने देखा था भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था बच्चों, विभाजन हुआ था। तो इसी के सामने मैंने इसका उत्तर क्या कर दिया बच्चों, लिख दिया। विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन, हिमाचल प्रदेश। तो ये तो एकदम इसका सही क्या है बच्चों, क्रम है। अब देखो उत्तर में क में 2, ख में 3, ग में 1, घ में 4। अब क में 2 वाला मैंने यहां पर लिख दिया, ख में 3 वाला मैंने यहां पर लिख दिया, ग में 1 वाला मैंने यहां पर लिख दिया और घ में 4 वाला बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये था इसका दूसरे का सही आंसर। तीसरा, भारत का कोई समकालीन राजनीतिक नक्शा लेना है और नीचे लिखी रियासतों के स्थान क्या करना है, हमको चिन्हित करना है। जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में। मणिपुर उत्तर पूर्व भारत में है। मैसूर वर्तमान कर्नाटक में है। ग्वालियर वर्तमान मध्य प्रदेश में क्या है बच्चों, स्थित है। तो आपको मैप में देखकर इनको क्या कर लेना, वहां पर भर लेना। मानचित्र में इन चारों को अलग अलग क्या करना है, आपको चिन्हित करना है। जूनागढ़ गुजरात में, मणिपुर उत्तर पूर्व भारत में, मैसूर वर्तमान कर्नाटक में, ग्वालियर वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर शामिल है। उसके बाद देखो चौथा, नीचे 2 तरह की राय लिखी गई है, जिसमें रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजातंत्र लोकतंत्र का विस्तार हुआ। इंद्रजीत ये बात दावे के साथ नहीं कही जा सकती, इसमें बल प्रयोग भी हुआ था, जबकि लोकतंत्र में आम सहमति से काम लिया जाता है। उसके बाद देखो आगे प्रश्न, देशी रियासतों के विलय और ऊपर के मतों के आलोक में आपकी क्या राय है। तो मेरी राय में अधिकांश रियासतों का भारत में विलय राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के लिए आवश्यक था। सरदार पटेल और अन्य नेताओं ने अधिकांश रियासतों को बातचीत और समझौते के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया। इससे देश की एकता क्या हो गई बच्चों, मजबूत हो गई और रियासतों की जनता को लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या मिला बच्चों, लाभ मिला। हालांकि कुछ रियासतों के मामलों में बल या सैन्य कार्रवाई का भी प्रयोग करना पड़ा, इसलिए यह कहना उचित होगा कि रियासतों का विलय मुख्यतः राष्ट्र की एकता के लिए आवश्यक कदम था, लेकिन सभी मामलों में प्रक्रिया एक जैसी क्या थी बच्चों, शांतिपूर्ण नहीं थी। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर बच्चों ये लिख लेना यहाँ पे, चौथे का आंसर ये वाला। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 1947 के अगस्त में गांधी और नेहरू के बयानों से राष्ट्र निर्माण का कौन सा एजेंडा ध्वनित होता है। तो आपको कौन सा एजेंडा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है और क्यों, एक बार इस क्वेश्चन को उतार लो बच्चों, उसके बाद इसके आंसर पे चलते हैं हम लोग। तो गांधी जी और नेहरू के बयानों में एकता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सभी नागरिकों के समान अधिकार का राष्ट्र निर्माण एजेंडा दिखाई देता है बच्चों। गांधी जी सभी लोगों को साथ लेकर चलने और स्वतंत्रता की रक्षा करने पर जोर देते थे, जबकि नेहरू आधुनिक लोकतांत्रिक और एकजुट भारत के निर्माण पर क्या करते थे बच्चों, बल देते थे। मेरे विचार से राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था का एजेंडा सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विभिन्न धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों को एक राष्ट्र के रूप में क्या करना था, साथ रखना था। उसके बाद देखो आगे
प्रश्न उत्तर छठा, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किस प्रकार की नीति अपनाई? क्या आपको लगता है कि यह नीति सफल रही? तो इसका आंसर में क्या लिखोगे कि नेहरू ने भारत में सभी धर्मों को समान सम्मान देने और राज्य को किसी भी एक धर्म से न जोड़ने की क्या करी बच्चों? किसी भी एक धर्म से न जोड़ने की नीति अपनाई। संविधान में सभी नागरिकों को, ध्यान रखना बच्चों, संविधान में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और समान अधिकार दिए गए। भारत में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग साथ रहते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाग लेते रहे। इसलिए कहा जा सकता है कि यह नीति काफी हद तक क्या रही बच्चों? सफल रहे। उसके बाद देखो 7वां प्रश्न हमारा, आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिहाज से दो मुख्य अंतर क्या थे? तो पहला जो अंतर था बच्चों पश्चिमी क्षेत्र का था, और दूसरा जो अंतर था बच्चों वो था पूर्वी क्षेत्र का। ध्यान रखना, यहाँ विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर हिंदू और सिख शरणार्थियों का आगमन हुआ था, और यह मुख्य रूप से भाषा और क्षेत्रीय पहचान की चुनौती भी थी बच्चों। पंजाब के पुनर्गठन और शरणार्थियों के पुनर्वास की बड़ी समस्या थी। बंगाली भाषा और सांस्कृतिक पहचान का प्रश्न क्या था बच्चों? यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बच्चों, राज्य राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का। छठा क्वेश्चन कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किस प्रकार की नीति अपनाई थी? तो ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया, इसको एक बार यहां से लिख लेना बच्चों। उसके बाद देखो अगला 7वां, आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिहाज से दो मुख्य अंतर बताने। तो एक बार क्वेश्चन आप 7वां प्रश्न डालिए बच्चों, इसका आंसर देखो, पश्चिमी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर हिंदू और सिख शरणार्थियों का आगमन हुआ, और यह मुख्य रूप से भाषा और क्षेत्रीय पहचान की चुनौतियां भी थी बच्चों। पंजाब के पुनर्गठन और शरणार्थियों के पुनर्वास की बड़ी समस्या थी। बंगाली भाषा और सांस्कृतिक पहचान का प्रश्न भी क्या था बच्चों? महत्वपूर्ण माना गया। उसके बाद 8वां देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था? इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 के अंदर, और इसका मुख्य जो काम था भारत के राज्यों की सीमाओं और उनके पुनर्गठन पर विचार करना था। प्रमुख सिफारिश क्या थी? राज्यों की सीमाओं का निर्धारण मुख्य रूप से भाषा के आधार पर किया जाना था बच्चों, और इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या हुआ बच्चों? पारित किया गया। उसके बाद देखो इसको भी उतार लो एक बार। नवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कहा जाता है कि राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में इतिहास, राजनीतिक आकांक्षा और संस्कृति की पहचान है। इनके आधार पर भारत एक राष्ट्र है या नहीं? तो इनके आधार पर भारत क्या है बच्चों? एक राष्ट्र है। तो इसके लिए क्या लिखोगे? हाँ, कि भारत एक राष्ट्र है। भारत का निर्माण केवल एक भाषा या एक धर्म के आधार पर नहीं हुआ। भारत में अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृति और परंपराएं हैं। फिर भी स्वतंत्रता आंदोलन और साझा ऐतिहासिक अनुभवों ने लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को क्या किया बच्चों? विकसित किया। भारत की संवैधानिक व्यवस्था, लोकतंत्र, स्वतंत्रता आंदोलन और साझा राष्ट्रीय पहचान देश के विभिन्न समुदायों को एक साथ जोड़ते हैं। इसलिए भारत को विविधता में एकता वाला राष्ट्र कहा जाता है। उसके बाद देखो पाठ्य पुस्तक का 10वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। नीचे लिखे अवतरण को पढ़ना है, उत्तर देना है। राम मनोहर गुहा के अनुसार भारत और सोवियत संघ के बीच जिन समानताओं का उल्लेख किया गया उनकी एक सूची बनानी है। इनमें से प्रत्येक के लिए भारत में भी क्या करना है आपको? एक उदाहरण क्या करना है? देना है। तो भारत और सोवियत संघ में विविधताओं के बावजूद अलग अलग समुदायों को एक साथ रखने की कोशिश दिखाई देती है। भारत के उदाहरण की बात करें तो भाषा विविधता, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, क्षेत्रीय विविधता, विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग राज्यों का दर्जा, सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को संवैधानिक मान्यता, राजनीतिक एकता, सभी राज्यों को भारतीय संघ का हिस्सा बनाए रखना चाहिए। इसको भी एक बार उतार लो बच्चों। उसके बाद देखो क्या भारत और सोवियत संघ में चली राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं के बीच में कोई समानता हो सकती है? तो हाँ, कुछ समानताएं थी। दोनों देशों में विभिन्न भाषाओं, जाति समूह और क्षेत्रों को एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत साथ रखने की चुनौती थी। दोनों ने क्षेत्रीय विविधताओं को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का क्या किया बच्चों? प्रयास किया। अगर पीछे मुड़कर देखें तो आप क्या पाते हैं कि राष्ट्र निर्माण के इन दो प्रयोगों में किसने बेहतर काम किया और क्यों किया?
तो भारत का प्रयोग अधिक सफल माना जाता है इसमें, क्योंकि भारत ने लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से विविधताओं को स्वीकार किया, भाषाई और क्षेत्रीय मांगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से समायोजित भी किया, और इससे राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए लोकतंत्र भी क्या हो गया बच्चों, मजबूत हो गया। उसके बाद याद रखने की ट्रिक की अगर बात करें, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। इसका मुख्य आधार क्या था बच्चों, भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करना, और मुख्य उद्देश्य था विविधता, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र को क्या करना, एक साथ रखना, एकता अखंडता को बनाए रखना। और इसी के साथ बच्चों ध्यान रखना, ये था हमारा आज का स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली किताब का पार्ट नंबर 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इस राष्ट्र निर्माण की चुनौती का हमने पार्ट नंबर 2 क्या कर लिया बच्चों, देख लिया, और आज हमारा ये पार्ट क्या हो गया बच्चों, समाप्त हो गया। उसके बाद ध्यान रखना, आपको क्या करना है, कॉपी में नोट्स अच्छे से लिखना है और उनको याद करना है। अगले पार्ट में, अगला पार्ट जब भी आएगा हमारा, वो मैं आपको बता दूंगा पहले ही, तो अच्छे से इसको याद करो, लिखो कॉपी में। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।